प्यारे बच्चों नमस्कार। और मैं आपके सामने राजेंद्र सिंह। जैसा कि आपको सूचित है कि पिछले कई दिनों से हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, किंतु अब जो स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आने वाले हैं और 1 सितंबर से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और जो स्नातकोत्तर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उसको हमने प्रारंभ किया है। और पिछले 2 वीडियोस में हमने जो यूएनओ है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जाना था। अब इसी कड़ी में आज हम जो वैश्वीकरण है जिसको कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियोस में कैप्चर करने वाले हैं, जो कि बीए 6th सेम पॉलिटिकल साइंस के तीनों ही पेपर, चाहे वो आपका मेन पेपर हो, चाहे वो स्किल का पेपर हो और चाहे जेनरिक का पेपर हो, तीनों ही पेपर में यह ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है। इसलिए कहीं ना कहीं यह तीनों ही विषय के साथ छात्रों के लिए यह जो टॉपिक है और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो लाभदायक होंगे, कहीं ना कहीं उनके लिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को लिया गया है। तो बिना समय गवाए चले सीधा प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए डेविड ईस्टन, बी गैब्रियल आलमंड, सी राल प्रेबिस और डी इमुअल वालस्टीन। तो जो पहला प्रश्न है उसका डी उत्तर होगा। इमैनुअल वालस्टीन ने जो ये विश्व व्यवस्था विश्लेषण है इसको सर्वप्रथम पेश किया था। उसके पश्चात जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है वह है उत्तर दक्षिण संवाद संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन है ए विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन, बी है अपेक APEC अपेक, सी है G8+15 जिसे G13 भी बोल सकते हैं और डी है आसियान। तो इसके जवाब को देने से पूर्व मैं आपको उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण संवाद समझा देता हूं। उत्तर दक्षिण संवाद जो था वो नियो के लिए, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था उसको स्थापित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद जो था वह विकासशील और विकसित राष्ट्रों के मध्य जो संवाद हुआ या जो बैठकें हुई या जो समूह बने जिसके माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के मध्य नई विश्व व्यवस्था को स्थापित किया जा सके, उसे उत्तर दक्षिण संवाद नाम दिया गया। और जो दक्षिण दक्षिण संवाद था वो विकासशील देशों के मध्य जो संवाद हुआ उसे दक्षिण दक्षिण नाम दिया गया। तो इसके जो उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद है इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में इन ऑप्शंस के अतिरिक्त भी ऑप्शंस पूछता है तो आप बता सके। तो एक बार आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं जो उत्तर दक्षिण संवाद से संबंधित मंच हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें चोगम, G20, आसियान यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, इसके अतिरिक्त एशिया यूरोप मीटिंग कॉरपोरेशन, अफ्रीकन व यूरोपीय संघ सम्मेलन, इसके अतिरिक्त भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, इसके अतिरिक्त भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का चतुष्कोण और G8 और G5, इसके अतिरिक्त पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, इसके अतिरिक्त एपेक। तो जो ये थे ये उत्तर दक्षिण संवाद से संबंधित थे। तो इससे कहीं ना कहीं आपका उत्तर निकल आता है कि जो ऑप्शन नंबर डी है आसियान ही इससे संबंधित नहीं है, बाकी जो भी संस्थाएं हैं वह इससे संबंधित है। किंतु उससे अगले प्रश्न में जाने से पूर्व मैं आपको जो दक्षिण दक्षिण संवाद से संबंधित मंच हैं उनको भी बता देता हूं, ताकि अगर एग्जाम में वहां से प्रश्न आता है तो आप उसे भी कर सकें। तो मर्कोसुर, यूनासुर, ब्रिक, अलूबा ALUBA अलूबा, एंडोसुर RIC रिक, टीम 9
TEAM, टीम 9 और भारत अफ्रीका मंच, ये जो मंच हैं ये जो दक्षिण दक्षिण संवाद थे उससे संबंधित थे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद एक इम्पॉर्टेंट विषय हो जाता है वैश्वीकरण के की जब हम बात करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके पश्चात जो नियो है, जो तीसरा प्रश्न हमारे पास है वह है नियो, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना के मार्ग हैं। तो NIEO यानी कि जो नई विश्व व्यवस्था है, आर्थिक विश्व व्यवस्था, उसकी बात ये कर रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास ए उत्तर दक्षिण संवाद, बी दक्षिण दक्षिण संवाद, और सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि दोनों ही नियो के स्थापना के मार्ग हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब बनता है। प्रश्न नंबर 4 है, खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखने वाले राष्ट्रपति थे। तो आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति येल्सिन, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसका जवाब आपका बनता है राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न आपके पास है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन है विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना, बी ऑप्शन है विश्व सरकार की स्थापना करना, सी ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना, और डी ऑप्शन है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। तो इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है बुनियादी सिद्धांत नहीं है, उसके अतिरिक्त जो तीनों सिद्धांत है कहीं ना कहीं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब बनता है विश्व सरकार की स्थापना करना। उसके पश्चात जो छठा प्रश्न आपके सामने है वह है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम वर्ष 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ IMF द्वारा किया गया, इसका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और ऑप्शन नंबर डी है, यह मूलतः नव उदारवादी नीतियों का विश्वव्यापी व्यावहारिक प्रयोग है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है कहीं ना कहीं वो सही कथन है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी कथन है, इसका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यह IMF के संदर्भ में, सॉरी यह कथन गलत है, इसलिए छठा जो प्रश्न है उसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, भूमंडलीकरण। आप जानते हैं कि वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, या वैश्वीकरण भी कहा जाता है, विश्व एकीकरण भी कहा जाता है। तो इन शब्दों से आप कंफ्यूज ना होइएगा अगर एग्जाम में आपके पास इसमें से कोई भी शब्द लिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 है, भूमंडलीकरण का अर्थ है संबद्धता, एक प्रकार की संबद्धता नरजातीय है, इसका अर्थ है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोगों का संचलन, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु बाजार की विश्वव्यापी गति, ऑप्शन नंबर सी है विचारों व विचारधाराओं को विश्वव्यापी गति, और डी है तकनीकियों का संचलन। तो बड़ा कठिन सा प्रश्न है, किंतु कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आपके पास। तो जो सातवां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, लोगों का संचलन। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो कहीं ना कहीं एक सरल प्रश्न है, और चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं 1945, 1956, 1960 और 1988। तो आप जानते हैं विश्व बैंक की जो स्थापना थी वह वर्ष 1945 में की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1945 जो इसका सही उत्तर बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपके पास है ए मनीला में, बी वाशिंगटन में, सी न्यूयॉर्क में, और डी जिनेवा में। तो आप जानते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, आसियान इसके लिए है, यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन, बी ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, और सी ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कई मिला के आसियान का फुल फॉर्म पूछ रहा है, और आसियान का फुल फॉर्म आप जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है।
तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी है वो 10वें प्रश्न का जवाब आपका बनता है। उसके पश्चात 11वां प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से ऐसा क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र, और ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक। तो जो 11वां प्रश्न आपके पास है उसमें जो ऊपर ए, बी और सी है वो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है इस प्रश्न का। उसके पश्चात 12वां प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको जो आसियान राष्ट्र हैं उसके जो 10 सदस्य राष्ट्र हैं उसमें से 5 उसके संस्थापक सदस्य राष्ट्र थे और बाकी बाद में कहीं ना कहीं जो आसियान है उसमें जुड़े हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलो इस प्रश्न का जवाब देने से पूर्व मैं आपको आसियान के जो राष्ट्र हैं वो बता देता हूँ। जो उसके संस्थापक राष्ट्र थे उनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड थे। उसके अतिरिक्त जो अब वर्तमान में 10 राष्ट्र कुल हैं तो उसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस का नाम याद आप रखिएगा। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। तो इनको आप नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इनमें से कहीं भी आ सकता है, ऑप्शंस आपको कुछ भी दे सकता है और अभी आप आगे देखेंगे भी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त ये राष्ट्र कब कब जुड़े हैं, कब कब इन्होंने आसियान को ज्वाइन किया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम 12वें प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। अब आप उत्तर स्वतः ही समझ चुके होंगे कि ऑप्शन नंबर ए भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी सारे तीनों ही राष्ट्र सदस्य हैं। तो उसके पश्चात 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। तो इसको भी आप सीधा ही समझ चुके होंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर डी बनेगा कहीं ना कहीं। उसके पश्चात जो 14वां प्रश्न आपके पास है, ब्रुनई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। इसको भी आप समझ चुके होंगे कि आसियान का है, तो ये भी आपके लिए आसान सा प्रश्न है। उसके पश्चात 15वां प्रश्न आपके पास है, निम्न में से कौन सा WTO का उद्देश्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके पास जो है, पहला ऑप्शन नंबर ए है भेदभाव रहित व्यापार, बी है उचित प्रतियोगिता, सी है मूल्य नियंत्रण और डी है बाजार पहुंच। तो जो 15वां प्रश्न आपका है उसमें ऑप्शन नंबर सी मूल्य नियंत्रण कहीं ना कहीं इसका जवाब बनेगा। बाकी क्योंकि भेदभाव रहित व्यापार, उचित प्रतियोगिता और बाजार पहुंच जो WTO के मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मूल्य नियंत्रण इसका जवाब बनता है। कहीं ना कहीं एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात जो 16वां प्रश्न आपके पास है वो है, आर्थिक भूमंडलीकरण में निम्न सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन आपके पास है, ए वस्तु सेवाओं की गति, बी संस्कृतियों की गति, सी पूंजी की गति और डी प्रौद्योगिकी की गति। तो जो आर्थिक भूमंडलीकरण है उसमें वस्तु, पूंजी और प्रौद्योगिकी तीनों आते हैं किंतु संस्कृतियां नहीं आती है, इसलिए 16वें प्रश्न का जो जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी संस्कृतियों की गति। उसके पश्चात 17वां प्रश्न आपके पास जो है वो है, निम्न में से एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ 17वां प्रश्न जो आपके पास बनता है वह बनता है, निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली और डी पोलैंड। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि फ्रांस, इटली और जर्मनी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। 28 राज्य उसके यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। उनकी पृथक मुद्रा, पृथक व्यापार नीति, कई प्रकार की चीजें हैं, उसको आपने पढ़ा होगा। तो जो 17वां प्रश्न है उसका जो ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन वो सही जवाब बनता है। उसके पश्चात 18वां प्रश्न आपके पास है, अधोलिखित में से कौन सा एक शेष से भिन्न है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए यूनिसेफ, बी IMF, सी WHO और डी सार्क। तो आप समझते हैं कि यूनिसेफ, WHO और IMF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जबकि सार्क
क्षेत्रीय संगठन है, इसलिए सार्क इसका उत्तर बनता है। 18वें प्रश्न का जवाब बनता है डी, सार्क। उसके पश्चात 19वां प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? ब्राजील, रूस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो आप जानते हैं जो ब्रिक्स है उसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और पहले ये ब्रिक था और 2011 था उसमें साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ा, इसलिए ब्रिक्स बन गया। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो 19वां प्रश्न है उसमें जो जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा जो कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। उसके पश्चात 20वां प्रश्न आपके पास है कि ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में हुआ था? अब तो हाल ही में नहीं है, किंतु जो प्रथम शिखर सम्मेलन है किस देश में हुआ था आपको ध्यान होना चाहिए कि चीन में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, चीन आपका सही उत्तर बनता है। उसके पश्चात जो 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है वो है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? हाँ, तो प्रश्न आपके पास अभी आ चुका है। तो ऑप्शन है आपके पास वर्ष 1999, वर्ष 2001, वर्ष 2008 और वर्ष 2011। तो आप जानते हैं कि वर्ष 2011 में जो साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बनता है। उसके पश्चात 22वां प्रश्न आपके पास है, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? अभी अभी आपको मैंने चारों राष्ट्र के नाम बताए, तो ऑप्शन जो आपके पास हैं उसमें से भूटान ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, भूटान आपका सही जवाब बनता है 22वें प्रश्न का। उसके पश्चात जो 23वां प्रश्न आपके पास है वो है, निम्नांकित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी है रूसी समुदाय या रूस। तो आप जानते हैं कि इस समय जो ब्रिक्स राष्ट्रों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है वह कहीं ना कहीं रूस की है, और इसलिए इसका 23वें प्रश्न का उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर डी, रूसी समुदाय। उसके पश्चात 24वां प्रश्न आपके पास है, न्यू विकास बैंक, जो कि आप जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसे कहा जाता है, जो कि ब्रिक्स के संगठन के माध्यम से इस बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न है कि इसका प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आपके पास ऑप्शन है जीजी मेनन, दीपक पारिक, केवी कामत और चंदा कोचर। तो आप जो जानते हैं जो 24वां प्रश्न है उसका जवाब सी है, केवी कामत को ब्रिक्स के प्रथम अध्यक्ष, ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई थी। उसके पश्चात 25वां प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, कजाकिस्तान और वियतनाम। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें से जो आप जानते हैं कि डी यानी कि वियतनाम जो है वह संघाई 5 का सदस्य नहीं है। इसके अतिरिक्त चीन, रूस और कजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य बनते हैं, इसलिए ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी, 25वें प्रश्न का आपका जवाब बनता है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। उसके पश्चात 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और एवं फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, GATT गेट और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यता क्या कहलाता है? यानी कि कहने का अर्थ है किस सम्मेलन में ये इन बातों पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन है आपके पास ए, बांडुंग सम्मेलन, बी, ब्रेटन वुड सम्मेलन, सी, वर्सेलेस सम्मेलन और डी, याल्टा सम्मेलन। तो जो 4 ऑप्शन आपके पास है उसमें से ऑप्शन नंबर बी, ब्रेटन वुड सम्मेलन आपका सही उत्तर बनता है। तो इसलिए जो 26वां प्रश्न है उसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेटन वुड सम्मेलन। उसके पश्चात जो 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है वो है, हाल ही में IMF के SDR बास्केट ने निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है? 4 आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रूबल, ऑप्शन नंबर बी है रेंड, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय रुपया और ऑप्शन नंबर डी है रेनिम्बनी। तो जो इसका जवाब आपका है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेनिम्बनी। उसके पश्चात 28वां प्रश्न आपके पास है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, रेनिम्बनी। उसके पश्चात जो 28वां प्रश्न आपके पास है वो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और 4 ऑप्शन आपके पास जो दिए हुए हैं वो है, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है,
यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। और चौथा ऑप्शन है यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। तो प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न सही है, नहीं है, हाँ ना, इस प्रकार के प्रश्न, और ऐसे प्रश्न बहुत बार छात्रों से गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत डीपली पढ़ा होता है और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसे प्रश्न गलत होने की संभावनाएं रहती है। तो इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि ऐसे प्रश्नों को गलत करने से आप बचें और प्रश्न को और उसके चारों ऑप्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसका जवाब दें। तो जो 28वां प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, सही है। उसके अतिरिक्त बाकी कथन गलत हैं। तो इसलिए जो 28वां प्रश्न है उसका उत्तर बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके पश्चात आपके पास 29वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है बैंक से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर बी है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी है विश्व बैंक की निजी क्षेत्रक उधारदाता शाखा के रूप में काम करना। और ऑप्शन नंबर डी है विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करना। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है 29वें प्रश्न का, वो आपका जवाब बनेगा सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न आपका है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी। तो अभी अभी हमने इसका जवाब पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटेन वुड्स समझौता था उसके माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब बनता है। उसके पश्चात 31वां प्रश्न आपके पास है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना। तो आप जानते हैं कि भारत मैक्सिमम जो संस्थाएं हैं उनका जो संस्थापक ही राष्ट्र है, सभी का नहीं पर मैक्सिमम जो संस्थाएं हैं उनका संस्थापक राष्ट्र है। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी, तो इसलिए भारत भी इसका 1945 से ही सदस्य है। तो वर्ष 1945 से भारत इसका सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी 31 का आपका जवाब बनता है। उसके पश्चात जो 32वां प्रश्न आपका है वो है पत्र स्वर्ण का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। बी ऑप्शन है विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा। सी ऑप्शन है वे मुद्राएं जो अब भी स्वर्णमान है पर हैं। और डी ऑप्शन है आपका घाटा प्रबंधन। तो जो आपका जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। तो एक प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि जो पत्र स्वर्ण शब्द है वो किस संस्था से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF से संबंधित वह है। उसके पश्चात जो 33वां प्रश्न आपके पास है वो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। एक बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको ध्यान रखना है कि यह किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शंस आपके पास है ए यूरोपीय केंद्रीय बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और डी ऑप्शन है आपके पास आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। तो जो बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसका सही जवाब बनता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो 33वां प्रश्न है उसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात जो 34वां प्रश्न आपके पास है वो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1993 में, ऑप्शन बी है 1994 में, 1900 वर्ष सी ऑप्शन है वर्ष 1995 में, और डी ऑप्शन है वर्ष 1996 में। तो विश्व व्यापार संगठन जिसको कि WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सभी जानते हैं कि उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। उससे पहले GATT कहा जाता था, GATT। उसके पश्चात जो 35वां प्रश्न आपके पास है वो है भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो भारत है वो मैक्सिमम संस्थाओं का संस्थापक सदस्य ही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1995 में, ये इसका सही जवाब बनता है। उसके पश्चात जो 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है वो है निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है ए स्लोवेनिया, बी सार्बिया, सी स्लोवाकिया, और डी कोलंबिया। तो जो 36वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी सर्बिया आपका जवाब बनता है। इसके अतिरिक्त सभी जो विश्व व्यापार संगठन या WTO है उसके सदस्य हैं। उसके पश्चात 37वां प्रश्न आपके पास है विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य
नहीं है। तो 37वां प्रश्न जो आपके पास है, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए, यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था। जो बी ऑप्शन आपके पास है वह है कि यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है। सी ऑप्शन आपके पास है कि इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी। और उसके पश्चात जो डी ऑप्शन आपके पास है वो है इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है। तो जो 37वां प्रश्न आपके पास है, प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि इसने पूछा है जो विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो यानी कि जो तीनों बातें ऊपर की है ए बी सी और वो सत्य है। जो ऑप्शन नंबर डी है कहीं ना कहीं वो असत्य है। इसलिए जो 37वां प्रश्न आपका है उसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है। तो जो दोहा सम्मेलन था उसमें जो केंद्रीय मुद्दा था वो क्या था। ऑप्शन नंबर ए है कृषि से संबंधित मुद्दे। ऑप्शन नंबर बी है विकासशील देशों से निर्यात। ऑप्शन नंबर सी है सेवाओं में व्यापार। और ऑप्शन नंबर डी है व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। तो आप जानते हैं कि जो 38वें प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए जवाब बनता है कृषि से संबंधित मुद्दे। उसके पश्चात जो प्रश्न नंबर 39 है वो आपके पास है WTO का पूर्ववर्ती नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है अंकटाड। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है गेट यानी कि GATT जो कि WTO का पूर्ववर्ती नाम था। उसके बाद सी यूनिडो है और डी OECD है। तो आप जानते हैं कि जो WTO का पूर्ववर्ती नाम था वो गेट था, GATT। तो इसलिए 39वें प्रश्न का जवाब आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी गेट। उसके पश्चात 40वां प्रश्न ही आपके में गेट का तात्पर्य है तो जिनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सी ऑप्शन है गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड। और डी ऑप्शन है गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो आप जानते हैं कि जो 40वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसके पश्चात जो 41वां प्रश्न आपके पास है वो है गेट कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है पेरिस 1958, बी है न्यूयॉर्क 1948, सी है रियो डी जेनेरिया 1948 और डी है जिनेवा 1948। तो सभी जानते हैं आप कि जो इसका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा डी जिनेवा 1948। तो जो 41वां प्रश्न है उसका उत्तर बनता है डी जिनेवा 1948। उसके पश्चात 42वां प्रश्न आपके पास है आर्थर डुंकेल का नाम संबंधित है। ऑप्शन है ए IMF से, बी है गेट से, सी है OCGC से और डी है एक्सिम लिखा हुआ है पर एक्सिस या एक्सिम कुछ भी हो सकता है। तो जो 42वां प्रश्न आपका है कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आर्थर डुंकेल जो नाम है वो गेट से संबंधित है। इसलिए 42वें प्रश्न का जो जवाब बनता है ऑप्शन नंबर बी गेट से। उसके पश्चात जो 43वां प्रश्न आपके पास है वह है निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व में निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। ए ऑप्शन है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, सी ऑप्शन है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और डी है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि IMF। तो जो आपका जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो 43वां प्रश्न जो है उसका बी ऑप्शन सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। उसके पश्चात 44वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन, ऑप्शन है चीन, जर्मनी, सी जापान और यूनाइटेड किंगडम। तो आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम तो भारत से कमजोर तो नहीं है अभी, पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इन सभी को भारत पछाड़ने की स्थिति में है अभी कहीं ना कहीं। तो जो 44वां प्रश्न आपका है उसमें
सी ऑप्शन आपका सही बनता है। ऑप्शन नंबर सी, जापान की अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम के पश्चात दूसरे नंबर पे आती है। उसके पश्चात जो 45वां प्रश्न आपके पास स्क्रीन में है वो है, भारत में राज्यों के अवस्थापन सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं। तो बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व बैंक से भी भारत के पास पैसा आता है, अंतर्राष्ट्रीय IMF को संस्थाओं से कहीं से भी पैसा आ सकता है, पर जो 45वां प्रश्न है तो कहीं ना कहीं विश्व बैंक से पैसा आता ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब बनता है 45वें प्रश्न का, कि ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक सही जवाब। उसके पश्चात जो 46वां बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, सी ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो हरा सूचकांक है वो कहीं ना कहीं विश्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। और क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि हरा सूचकांक किस संस्था से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास कुछ भी दे देगा, आपको ध्यान रखना है कि जो हरा सूचकांक है वो विश्व बैंक से संबंधित है। तो 46वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन बनता है सी सही जवाब। उसके पश्चात जो 47वां प्रश्न आपके पास है वो है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एक अमेरिकी व्यापार संगठन, और डी गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो जो विश्व व्यापार संगठन है यानी कि WTO है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी संबंधित नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी संबंधित नहीं है, अमेरिकी व्यापार संगठन भी नहीं है, जब बल्कि गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इसलिए जो 47वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब बनता है। उसके पश्चात 48वां प्रश्न आपके पास है, WTO का मुख्यालय अवस्थित है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो आप जानते हैं कि जिनेवा में है, इसलिए जो 48वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में सही जवाब बनता है। उसके पश्चात 49वां प्रश्न आपके पास है, विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु। हाँ, इस प्रकार का प्रश्न आपके पास नहीं आ सकता है। तो जो 49वां और संख्या की दृष्टि से 50वां प्रश्न आपके पास है वह है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। बी ऑप्शन है, जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। सी ऑप्शन है, वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। डी ऑप्शन है, वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। तो जो सही जवाब इसमें होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो गलत है, इसलिए जो 50वां प्रश्न है उसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। उसके पश्चात जो 51वां प्रश्न आपके पास है वो है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो ऑप्शन है ए है, वैश्वीकरण का संबंध केवल वस्तुओं की आवाजाही से है। बी ऑप्शन है, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। सी ऑप्शन है, वैश्वीकरण के अंत के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। और डी ऑप्शन है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो जो कहीं ना कहीं जवाब आपका बनता है 51वें प्रश्न का, वह बनता है आपका 51वें का डी प्रश्न। डी आपका जवाब बनता है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। इसके अतिरिक्त जो बाकी कथन है वो कहीं ना कहीं गलत है। उसके पश्चात जो 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, एक प्रश्न और ले लेते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है, वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। बी ऑप्शन है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और अधिक बढ़ेगी। सी ऑप्शन है, वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। और डी ऑप्शन आपके पास है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो जो 52वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी जो ए बी सी है वो कथन सही है, इसलिए 52वें प्रश्न का जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी कुछ प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में भी रखने का प्रयास करेंगे वैश्वीकरण से संबंधित, क्योंकि एक ही दिन में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, इसलिए इसको अगले वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे पार्ट सेकंड में।
तो मेरा आपसे अनुरोध है तब तक आप इस वीडियो का लुत्फ लीजिए और जिससे संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को 2-3 बार अवश्य देखें ताकि आपको वो कंठस्थ हो जाएं और परीक्षा में आप उनको सही ढंग से कर पाएं। तो आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, जो वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसलिए करिए, शेयर करिए। शेयर क्यों करिए? क्योंकि इससे हमारा जो प्रोत्साहन हमको मिलता है, क्योंकि जब अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं तो एक प्रोत्साहन हमें मिलता है कहीं ना कहीं। तो हमारे प्रोत्साहन के लिए इसको अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।